नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। आज हम इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खासकर आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि समकालीन विश्व में सुरक्षा जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो कई स्टेप के बाद आया। इससे पहले हमने 6 चैप्टर को पढ़ा है। उसमें से सारे चैप्टर्स ही इम्पोर्टेंट हैं, भले ही वो सिलेबस में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। लेकिन यदि आप एक चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आपको दूसरा चैप्टर या फिर आप कह सकते हैं उससे अगला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम चैप्टर 7 की बात करने वाले हैं। चैप्टर 7 का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट से। आज इस चैप्टर से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहला पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो है खतरे से आजादी। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मुसीबत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे आप कह सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। आपको अब किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप उससे सुरक्षित हो जाते हैं। परंतु केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिन्हें मतलब जिनसे जीवन का केंद्रीय मूल्य को खतरा हो। कभी-कभी ऐसी खतरे भी आ जाते हैं, जैसे कि कई बार हमारे संविधान से जुड़ा खतरा आ जाता है, राजनीति से जुड़ा खतरा आ जाता है, जीवन से जुड़ा खतरा आ जाता है। खतरे कई प्रकार के होते हैं। आप अगर जंगल में खड़े हो तो वहां पे आपको जंगली जानवर का खतरा है। आप अगर किसी समाज में रहते हो तो आपको समाज से खतरा हो सकता है। आपको आर्थिक खतरा हो सकता है, आपको पैसे से खतरा हो सकता है, आपको जान का खतरा हो सकता है। तो ये खतरे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से हम उन खतरों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका हमारे जीवन के मूल्यों से जुड़ाव है। जो हमारे जीवन के मूल्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नियमों से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है। अगर इन चीजों से खतरा हो तो उसे हम कैसे सही करेंगे या फिर वो खतरा किस प्रकार से हो सकता है, इन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सुरक्षा की धारणाएं। सुरक्षा की धारणाएं क्या है? तो सबसे पहला तो है पारंपरिक धारणा, जिसमें हम सबसे पहले बाहरी खतरे को देखते हैं। खतरा अभी मैंने आपको बताया है कई प्रकार का है। जैसे कि अगर हम बात कर ले एक देश की, अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी हमारे ऊपर कई बार आक्रमण करने लगते हैं, कई बार अपने सैनिकों को भेज देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे भारत के ऊपर खतरा हो जाता है। तो बाहरी खतरा में आप सबसे पहले सैन्य हमला के बारे में पढ़ेंगे कि सैनिकों के द्वारा जो हमला होता है वो सैन्य हमला होता है। जनसंहार, जनसंहार मतलब आम मानवों को मारना, खून कर देना, काट देना, ये सभी हमारा जनसंहार में है। तीसरा है शक्ति संतुलन, मतलब अपने पावर को बैलेंस करने के कारण भी कई बार बाहरी खतरा हमारे देश के ऊपर मंडराने लगता है। गठबंधन, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के साथ मिलना क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। और सशस्त्रीकरण क्या है? मतलब बहुत सारे गोले बारूद बम, परमाणु बम, इन सभी को इकट्ठा करना। इन सभी चीजों से क्या होता है कि हमारे ऊपर खतरा सा बना रहता है। जैसे कि हम इसे बाहरी खतरा के रूप में समझते हैं कि बाहरी खतरा क्या-क्या होता है। बाहरी खतरे में कई सारी चीजें आती है, जैसे कि सैन्य हमला हो गया, जनसंहार हो गया, शक्ति संतुलन हो गया, गठबंधन हो गया, सशस्त्रीकरण हो गया। सशस्त्रीकरण का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में गोला बारूद बम को इकट्ठा करना। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है आंतरिक खतरा, मतलब भीतर से खतरा। अब जैसे कि मैंने अभी भारत देश की ही बात किया था, तो बाहरी खतरा तो वो है जो दूसरे लोग हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। आंतरिक खतरा का मतलब हो गया जो हमारे देश के अंदर ही है। हमारे देश के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारे देश को खतरा होता है। जैसे कि कानून व्यवस्था, कानून को न मानने वाले लोग क्या है? हमारे देश के लिए खतरा ही है ना। अगर हमारे संविधान के नियमों को कोई नहीं मानता है, कोई समुदाय उसके विरोध में जाता है, तो ये हमारा आंतरिक खतरा माना जाएगा। अलगाववाद क्या है? अलगाववाद का मतलब हो गया कि अपने समाज से टूट करके, अपने जाति धर्म से टूट करके एक अलग जाति व्यवस्था बनाने की मांग करना, एक अलग जगह का मांग करना, एक अलग देश का मांग करना, एक अलग राज्य का मांग करना अलगाववाद के अंदर आता है।
तीसरे नंबर पे है गृह युद्ध, मतलब आपस में ही लड़ाइयाँ करना। अगर एक देश के अंदर रहने वाले लोग अगर आपस में ही लड़ना शुरू कर दें, तो इसे हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है गैर पारंपरिक धारणा। इससे पहले हमने कौन सी चीज़ों के बारे में देखा था? इससे पहले नंबर 1 पे हमने पारंपरिक धारणा के बारे में देखा था। अब हम गैर पारंपरिक धारणा के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है मानवता की सुरक्षा। जो इंसान समाज में रहता है, उसको लेके सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि भूखा हो गया, महामारी हो गया, प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे मानव जाति को सुरक्षा देना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है विश्व सुरक्षा। तो नवीन चुनौतियाँ कहने का मतलब हो गया कि नए-नए जो चीज़ें आ रही है, जो हमारे समाज के अंदर एक्सेप्ट करना है। न चुनौती का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिशन का हाई हो जाना। या फिर इसके अलावा आतंकवाद जो है वो तो ग्लोबल समस्या है, पूरे विश्व के लिए समस्या है। बीमारी जो है वो भी विश्व सुरक्षा के अंदर आता है, खासकर अभी हमने पैंडेमिक कोरोना देखा है, इसमें पूरा विश्व परेशान हुआ है। जलवायु संकट, ये सारे जो सुरक्षा है, इससे पूरा विश्व जो है वो लड़ रहा है और इसे सही करने में लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सुरक्षा के पारंपरिक धारणा, जिसे हम बाहरी सुरक्षा भी कहते हैं। तो सुरक्षा के पारंपरिक धारणा को समझ लेते हैं कि बाहरी सुरक्षा क्या है। इस धारणा से हमारा मतलब अर्थात तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है, मतलब एक राष्ट्र का सुरक्षा से होता है, एक देश की सुरक्षा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है, तो वो किस हमले से करता है? तो वो सैन्य रास्तों से ही करता है। तो सेना को एक देश से दूसरे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, अर्थात दूसरा देश होता है, जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। जब भी कोई सैनिक किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करता है, तो वो किन चीजों को खतरा उत्पन्न करता है? तो संप्रभुता को खतरा करता है, स्वतंत्रता को उसे दिक्कतें होती है, क्षेत्रीय अखंडता मतलब देश के टूटने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है हमारा बाहरी सुरक्षा है, जिसमें सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में हमारा आंतरिक सुरक्षा भी है। इस धारणा से हमारा मतलब ये है कि देश के भीतर मतलब अंदरूनी मतलब अंदर से खतरों से, जिसमें आपसी लड़ाइयाँ हो जाती है, कई बार लोग आपस में लड़ जाते हैं, एक गाँव दूसरे गाँव से लड़ जाता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ जाता है, कई बार जातियों के बीच में भी संघर्ष होने लगता है। गृह युद्ध हो गया, सरकार के प्रति असंतुष्टि से भी कई बार खतरा उत्पन्न होने लगता है। यह सुरक्षा आंतरिक शांति, कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसमें अपने देश के लोगों से खतरा उत्पन्न होता है। क्या होता है आंतरिक सुरक्षा में कि देश के बाहर खतरा नहीं होता, जिससे जैसे हमने अभी पहले इसे पढ़ा है कि बाहरी खतरा, तो बाहरी खतरा में किसी दूसरे मुल्क देश के सेना हमारे देश पे हमला करते हैं। वहीं पे अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात कर लें, तो आंतरिक सुरक्षा में क्या होता है कि देश के बाहर से खतरा उत्पन्न न होकर के हमारे देश के अंदर के लोगों से ही हमें खतरा होता है। जैसे आपस में कोई लड़ाई कर लिया, एक जाति दूसरे जाति से लड़ने लगे, धर्म के नाम पे लड़ने लगे, तो ऐसे असुरक्षा को हम आंतरिक सुरक्षा के मध्य नजर से देखेंगे, जिसमें एक देश को अपने अंदर के सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ये भी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। अभी तक जो भी हमने बात किया है पारंपरिक अपारंपरिक, वो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए बात किया है, जिसमें क्या होता है कि देश के अंदर या बाहर से खतरा होता है। लेकिन अब हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो एक देश के लिए न होकर के पूरे विश्व के लिए होता है। पूरा विश्व उससे जूझ रहा है, जिसमें हमने आपको पहले के पॉइंट्स में बताया था कि आतंकवाद है। आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जिससे पूरा विश्व परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग है जिससे पूरा दुनिया परेशान है, या फिर कई प्रकार की ऐसी महामारी कभी-कभी उत्पन्न हो जाती है जिससे पूरा दुनिया परेशान हो जाता है। तो ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंदर आता है। ऐसे खतरे जो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक होता है, उसे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत रखते हैं।
उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा ही खतरा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए है। प्राकृतिक आपदाएं भी पूरी दुनिया के लिए है। निर्धनता, महामारी, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या और बढ़ती हुई जनसंख्या आदि। ये सारी वो समस्याएं हैं जिन समस्या में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं आते हैं, और ये केवल और केवल एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गैर पारंपरिक धारणाएं। देखिए, सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणाएं जो हैं वो क्या होता है, तो सैन्य खतरों से इसको देखा जाता है। मतलब सेना के द्वारा जो खतरा उत्पन्न होता है उसके द्वारा इसे देखा जाता है, जिसमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरे और एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। अब देखिए, सुरक्षा की जो गैर पारंपरिक धारणा है, इसमें क्या होता है कि जो मानव जाति होती है, जो समाज के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, उनको अपने जीवन में इससे खतरा प्राप्त होता है या फिर खतरा जैसा फीलिंग होता है। जैसे कि सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचार में मानव सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा कहा गया। वैश्विक सुरक्षा मतलब पूरे विश्व के लिए जो सुरक्षा उत्पन्न होता है उसे हम वैश्विक सुरक्षा कहते हैं, और मानव सुरक्षा का मतलब हुआ कि मानव की जाति के लिए सुरक्षा प्रदान करना। इसी में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उसे देख लेते हैं। मानव सुरक्षा से क्या मतलब है हमारा, हम मानव सुरक्षा का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि राज्यों की सुरक्षा या फिर देशों की सुरक्षा के लिए ज्यादा सुरक्षित लोग ही एक राज्य और एक देश का निर्माण करते हैं। अगर आप समाज में सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो क्या वो सुरक्षित समाज का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक सुरक्षित समाज के लिए वहां के लोगों का सुरक्षित होना महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट है मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा या फिर कम। जैसे कि अब मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा का मतलब है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो इंसानों की सुरक्षा के लिए बात करते हैं या उसके हक में अपना फैसला सुनाते हैं। व्यक्तियों का हिंसक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया। अब देखिए, व्यक्तियों के हिंसक मतलब हो गया कि एक इंसान जब हिंसा करने पे उतारू हो जाता है। आपने तो आए दिन सुनते रहते हैं कि मर्डर हो गया, खून कर दिया, कैसे क्या कर दिया। तो ये सारी चीज जो है एक मानव को हिंसक बनाता है। तो इस ओर जो है वो ध्यान केंद्रित मानव सुरक्षा के मुद्दों के अंतर्गत ही आता है। पॉइंट हमारा कहता है दूसरी ओर मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के समर्थकों का तर्क ये है कि खतरे के एजेंडे में भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदा शामिल होना चाहिए। मानव सुरक्षा में ये भी देखा जाना चाहिए कि भूख जो है, आज भी भूख से हजारों लाखों लोग प्रतिदिन मरते हैं। इसके अलावा बीमारी जो है, इससे भी हजारों लाखों लोग डेली मरते हैं। आपदा भी शामिल है, कहीं भूकंप है, कहीं बारिश है, कहीं सूखा है। इस कारण से भी लोगों की जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो मानव सुरक्षा के अंतर्गत इन सभी पॉइंटों को भी जोड़ने के मुद्दे को चर्चा में लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वैश्विक सुरक्षा का विचार। 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग, एड्स और मतलब कि बहुत ही खतरनाक और भी बीमारी है जिनको लेके प्रकृति के जवाब में उभरा। मतलब कि वैश्विक सुरक्षा का विचार, मतलब वैश्विक सुरक्षा का कहने का क्या मतलब है, पूरे विश्व की सुरक्षा। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कब आया? 1990 में आया, जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, विश्व के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, एड्स जैसे बीमारी बढ़ने लगे। तब वैश्विक सुरक्षा पर, क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो उसकी मृत्यु तय है। एड्स के बाद कोई इलाज संभव नहीं है, चाहे वो इंडिया हो या भारत के बाहर की बात हम अगर कर ले, अमेरिका, जापान, चाइना, कनाडा, कहीं भी कर ले, इस बीमारी का कोई मेडिसिन बना ही नहीं है। यह एक वायरस के कारण फैलने वाला रोग है जिसमें इंसान की मृत्यु तय हो जाती है। हाँ, ये अलग है कि इसे हम स्लो पॉइजनिंग बीमारी कहते हैं। ये इंसानों को खोखला कर देता है, बिल्कुल कमजोर करके तब उसे तरपा तरपा के मारता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में क्या विकल्प होता है। अगर हम भारत की ही बात कर लें, अगर भारत पे कोई पड़ोसी मुल्क अगर अटैक करता है तो ऐसे में कोई सरकार क्या कर सकता है? तो देखिए, बुनियादी तौर पर मतलब आमतौर पे क्या होता है, युद्ध के स्थिति में तीन विकल्प होते हैं, तीन तरह के चीजों को देखा जाता है। पहला तो है कि आत्मसमर्पण कर दो। मान लो कि हम पर कोई हमला करता है तो हम हाथ पैर जोड़ के कहेंगे कि भाई तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, तो हम आत्मसमर्पण करके वहां से छुटकारा पा लेंगे। दूसरा तो यह है कि दूसरे पक्ष को बिना युद्ध किए ही मना लेना कि भाई तुम ऐसा युद्ध क्यों कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे। और बैठ के बात करने पर क्या होगा,
कि हम लोगों के बीच में कोई ना कोई विकल्प निकल जाएगा। तीसरा ये होगा कि हम उस पे अगर वो हम पे अटैक करता है तो हम भी उस पे अटैक करके उसको हराएँगे और युद्ध में जीत हासिल करेंगे। तो मुख्य रूप से यही 3 विकल्प हैं जो हमें किसी भी सरकार को अगर कोई देश अगर किसी दूसरे देश पे युद्ध के लिए हमला करता है, तो वहाँ पे यही तीनों चीज़ देखे जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है अवरोध क्या है? देखिए ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा, इम्पोर्टेंट है। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, मतलब अपने आप को वहाँ पे कमजोर घोषित कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपनी देश की नीति के रूप में कभी पराजित नहीं करना चाहेगी। इस कारण से सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे हम अवरोध कहते हैं। कभी भी अगर कोई युद्ध होने वाला हो, तो उसे रोकना ही अवरोध कहलाता है। अब अगर कोई देश अगर आत्मसमर्पण कर दिया, कह दिया कि भाई हम युद्ध नहीं करना चाहते, आपको जो करना कर लो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने देश को ही पूरा पराजित समझ लेगा या फिर अपनी नीति को बदल देगा या फिर अपनी नीति को पराजित समझ लेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो सुरक्षा नीति के संबंध में या फिर अपने आप को सेफ रखने के लिए या फिर मार-काट से दूर रहने के लिए अगर वो युद्ध कर रोकता है, तो हम उसे अवरोध के नाम से जानते हैं। रक्षा क्या होता है? युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है। रक्षा का मतलब होता है युद्ध को सीमित मतलब कि कंट्रोल करो। ये नहीं कि और मर रहा है तो और मारो और मारो और मारो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारो, ऐसा नहीं करना है। युद्ध को सीमित रखना है, कंट्रोल में रखना है या फिर आप उसे समाप्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिसे हम रक्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहला तो शक्ति संतुलन है, दूसरा गठबंधन बनाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शक्ति संतुलन को देख लेते हैं। कोई देश अपने ऊपर होने वाले संभावित युद्ध या किसी अन्य खतरों के प्रति सदैव संवेदनशील रहता है। हमारे देश में आपने देखा है ना कि आर्मी कितना बॉर्डर पे खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? ताकि भारत देश के अंदर कोई भी बाहरी शक्ति अटैक ना करे, कोई भी हमें परेशान ना करे। इसके लिए हम हमेशा संवेदनशील अर्थात तत्पर, तैयार बैठे रहते हैं। वहीं कई तरीकों से निर्णय अथवा शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके उसके फैसले जो है, वो जो दूसरे देश वगैरह ले रहे हैं, वो उसके पक्ष में हो, अपने पक्ष में हो। आप अपने खतरे वाले देश मतलब हमारे तो भारत देश के साथ जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं सबसे तो कहीं न कहीं खतरा ही है। चाइना से खतरा है, बांग्लादेश से भी खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, नेपाल से भी कभी-कभी खतरा होता है। तो इन सभी के बीच में शक्ति को बैलेंस करना ही शक्ति संतुलन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से क्या होता है कई बार कई प्रकार की संधियाँ भी की जाती है। आपने सुना होगा हमने इससे पहले कई प्रकार के संधियों के बारे में पढ़ा है। शिमला समझौता पढ़ा है, हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले समझौतों के बारे में पढ़ा है, सिंधु नदी घाटी सिंधु नदी को लेके जो जल विवाद है उसके ऊपर के समझौते को पढ़ा है। तो ये समझौते आखिर है क्यों? तो ये समझौते हैं ताकि आपस में लड़ाइयाँ ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कोई देश शामिल होते हैं मतलब कि कई सारे देशों को मिला के ये गठबंधन तैयार किया जाता है और सैन्य हमलों को मतलब सेना के हमलों को रोकने अथवा उनसे रक्षा करने के लिए वो कदम उठाते हैं, अपने आप को प्रेरित करते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि के लिए या फिर लिखित संधि के तौर पे एक औपचारिक रूप मिलता है मतलब एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जिसमें कई सारे देशों को जोड़ा जाता है और यह बात उसमें स्पष्ट होती है कि खतरा किससे है, हमें किससे युद्ध करना है, हमें किससे लड़ना है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए जो भी काम किया जाता है, वो गठबंधन के निर्माण के माध्यम से ही होता है। हम अगर यहाँ एग्जाम्पल के लिए बता लें तो नाटो के बारे में मैंने आपको बताया है, ब्रिक्स के बारे में बताया है, आसियान के बारे में बताया है, सेंटो के बारे में बताया है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे गठबंधन ही तो हैं, जिनके अंदर कई सारे देशों को जोड़ा गया है और इनसे क्या होता है कि समय-समय पर इनके अंदर होने वाले जितने भी देश हैं, इनके ऊपर कोई विपदा आती है, कोई तकलीफ आती है, तो ये उसके लिए लड़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है गठबंधन का आधार क्या होता है? किस बेस के ऊपर गठबंधन का निर्माण होता है? किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए कोई देश क्या करता है? गठबंधन का निर्माण करता है। नाटो क्या है? नाटो में तो अमेरिका है ही सबसे मजबूत देश और उसने और 30-32 देशों को जोड़ रखा है। इससे क्या है उनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है। गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है। पूरे विश्व के हितों को इसके अंदर देखा जाता है और राष्ट्रीय हितों के बदल जाने पर गठबंधन भी बदल जाता है। अगर हित की बात बदल गई तो गठबंधन भी बदल जाता है।
ये आप याद रखिएगा, ये हमारे गठबंधन के आधार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां। एशिया भी एक महादेश है, कंटिनेंट है, अफ्रीका भी एक महादेश है, कंटिनेंट है, जिसके अंदर कई सारे देश आते हैं। तो इनके अंदर जो देश हैं, जो देश बन के तैयार हुए हैं, उनके सामने सुरक्षा की कौन-कौन सी चुनौतियां हैं, ये वीवीआई पॉइंट रहेगा। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी मेरे तरफ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट तो है कि एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी। कई बार आपने देखा है कि अगर हम भारत की ही बात कर ले तो हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, बांग्लादेश आता है। तो ये तीनों ऐसे देश है, या फिर नेपाल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, अगर हम भारत देश की बात कर लेते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा क्या दिक्कत होता है, तो सैन्य हमले का दिक्कत होता है कि कोई देश हम पे सैनिक के माध्यम से हमला तो नहीं कर देगा। और दूसरा है कि इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता होती है कि अंदर में ही, हमारे देश के अंदर में ही तो कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही है, कोई जातीय संघर्ष तो नहीं हो रहा है, कोई वर्गीय संघर्ष तो नहीं हो रहा है, आपस में धर्म के नाम पे तो ये नहीं लड़ रहे। तो ये दो प्रकार के खतरे यहाँ पे आपने देखा। अब हम बात करेंगे सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध नीति। ये भी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा जो है, उसमें हम युद्ध नीति के बारे में जान लेते हैं कि युद्ध लड़ने के कौन-कौन से तरीके हैं। तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। सबसे पहले ये नहीं कि अगर हम किसी देश के साथ वार्ता करके या बात करके अगर हम मामला को ठंडा कर सकते हैं, तो हमें पहले वही करना चाहिए। ये नहीं है कि डायरेक्ट हम सैनिक हमला कर दें, मार-काट कर दें, बम गिरा दें, गोली मार दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे पहले रोकना चाहिए। सबसे पहले हमें बातचीत से कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। न्याय युद्ध क्यों यूरोपीय परंपरा का यह प्रवृत्ति विस्तार है जो आज पूरा विश्व मानता है। पूरे विश्व के लिए ये किसने बनाया है? यूएन ने बनाया है, उसकी सुरक्षा नीति ने बनाया है कि सबसे पहले हम वार्ता करेंगे, आपस में बैठ-चीत के बात करेंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट आप युद्ध को शुरू कर दें। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को देखना है। किसी देश को युद्ध उचित कारण यदि आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। युद्ध हमें कब करना चाहिए? जब हमारे ऊपर खुद संकट हो। जैसे कि भारत के ऊपर अगर कोई देश युद्ध के लिए ललकारता है तो भारत चुप तो बैठेगा नहीं, फिर युद्ध करेंगे हम और उसे हराएंगे भी। और दूसरा है जनसंहार से बचाने के लिए दूसरों को, जैसे कि आपको याद है बांग्लादेश में कैसे पाकिस्तानियों ने जनसंहार किया था, उस समय भारत ने युद्ध किया था ना, बांग्लादेश को बचाया था ना, तो इस कारण से युद्ध किया जा सकता है। ऐसे नॉर्मली तौर तरीके से हम युद्ध नहीं कर सकते। ये नहीं कि अब हमें कश्मीर की मुद्दे पे हमें पाकिस्तान की लड़की पसंद आ गई तो हम युद्ध करके पाकिस्तान की लड़की को ले आएंगे, जैसे गदर में हो गया था। ये सब सिनेमा वाला बात है, इस मूवी में ही अच्छा लगता है, युद्ध हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम युद्ध करते हैं तो युद्ध करने के समय हमें ये देखना है कि हम खतरनाक हथियारों का उपयोग न करें जिससे वहां के आम नागरिकों को कोई दिक्कत हो। तीसरा पॉइंट है हमारा, युद्ध सेना को चाहिए, मतलब युद्ध जो कर रहे हैं सेना, उनको चाहिए कि संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। ये आपने महाभारत रामायण में भी देखा होगा, जिसने शस्त्र छोड़ दिया उस पे लोग युद्ध नहीं करते थे। ऐसा ही कुछ नियम हमारे अभी भी चल रहे हैं कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर देता है या फिर कोई निहत्था है या फिर कोई मतलब संघर्ष करने लायक नहीं है, तो आप उसको नहीं मारेंगे, उसके ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। सेना को ये नहीं कि अब आत्मरक्षा के नाम पे वो कत्लेआम करना शुरू कर दे, जनसंहार करना शुरू कर दे, निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दे। उसे उतना ही गोली बारूद बम का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो खुद को बचा सके, और उसे एक सीमा तक हिंसा का सहारा लेना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा हिंसक हो जाना चाहिए। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस भावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग होना चाहिए, जैसे निशस्त्रीकरण हो गया, अस्त्र नियंत्रण हो गया, विश्वास की बहाली हो गई। ये एक देश से दूसरे देश के बीच में होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है तो समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं खतरे के नए स्रोत के बारे में। कौन-कौन से नए स्रोत हैं खतरों के जो अभी वर्तमान समय में धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो खतरों के नए स्रोत बहुत तरह के सामने आए हैं जिसमें दुनिया काफी हद तक चिंतित हो रहा है, जिसमें आतंकवाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आतंकवाद के मामलों में दुनिया को काफी नुकसान हो रहा है। और सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको आतंकवाद से खतरा होता है। और पाकिस्तान इसमें सबसे फेमस कंट्री है जो आतंकवाद को लेके काफी वर्चस्व दिखाता रहता है, और खुद पाकिस्तान को भी कई बार आतंकवादियों से खतरा हुआ है। इसके अलावा मानवाधिकार है, मतलब
आम इंसान के हक की बात अगर करें, ह्यूमन राइट्स की, वैश्विक गरीबी है, पलायन, पलायन जैसी समस्या भी है, जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाके बसने वाली बातें कहते हैं, जैसे कि बांग्लादेश से लोग आके भारत में बस गए थे। स्वास्थ्य और महामारी भी शामिल है। ये एक नए प्रकार का खतरा है जिससे पूरा विश्व परेशान है। आतंकवाद भी एक ऐसा ही समस्या है। राजनीतिक हिंसा, जो नागरिकों को जानबूझकर अंधाधुंध निशाना बनाता है। इस सब को हम क्या कहते हैं? इस सब को हम कहते हैं खतरे के नए स्रोत। अब वीवीआई पॉइंट्स हमारा है, मानवाधिकार के 3 प्रकार के होते हैं स्रोत, मतलब आप मानवाधिकार को 3 तरह से देख सकते हो। पहला तो है राजनीतिक अधिकार, पहला हमारा राजनीतिक अधिकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा सामाजिक अधिकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा उपनिवेशित लोगों का अधिकार है। तो मानवाधिकार से आपसे यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। सबसे पहला राजनीतिक अधिकार के रूप में, दूसरा सामाजिक अधिकार के रूप में, और तीसरा उपनिवेशित लोगों का अधिकार के रूप में। अब यहाँ पे मैं आपको उपनिवेशवाद आपने पहले भी पढ़ा है, उपनिवेशवाद क्या है? तो यह एक प्रकार की असुरक्षा जो है वो वैश्विक गरीबी है। एक अन्य प्रकार का असुरक्षा जो है, जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो गरीबी है। हमने भारत में कई सारे बहुत गरीब लोगों को देखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि गरीबी सिर्फ हमारे भारत में ही है। अमेरिका दुनिया का इतना मजबूत देश है, इतना पैसे वाले देश है, भीख वहाँ पे भी लोग माँगते हैं। बिना घर के लोग वहाँ भी रहते हैं, भूखे वहाँ के लोग भी मरते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में मरते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भारत ही गरीब है, अमेरिका में भी गरीबी है, चाइना में भी गरीबी है, हर जगह गरीबी है। हर जगह लोग इस गरीबी से जूझ रहे हैं और यह एक प्रकार की नई समस्या है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। जबकि गरीब राज्य गरीब हो रहे हैं और अमीर राज्य अमीर हो रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर में बेहतरीन जीवन, विशेषकर आर्थिक अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पलायन किया। देखिए, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि आज भी हमारे भारत के लोगों की इच्छा होती है कि वो अमेरिका चले जाएँ, वो कनाडा चले जाएँ, वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, वो रूस चले जाएँ, क्योंकि उनको वहाँ पे अपना जीवन बेहतर दिखाई देता है, उनको वहाँ पे अपना रोज़गार बेहतर दिखाई देता है, उन्हें वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और एक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पैसे ही तो है। एक पैसे से ही तो पूरी दुनिया सही हो जाती है और पूरी दुनिया गलत हो जाती है। दूसरे नंबर पे है स्वास्थ्य महामारी, जैसे एचआईवी एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। तो इसके अलावा जो है तीव्र श्वसन सिंड्रोम, जिसे हम हार्ट वगैरह की या फिर अस्थमा की बीमारी कहते हैं, प्रवासन के माध्यम से देश में बढ़ रहा है। जब एक देश के लोग दूसरे देश में आ रहे हैं, खासकर बांग्लादेशी जितने भी हैं, ये सारे जो हैं वो वेश्यावृत्ति में लिप्त होते हैं। और वेश्यावृत्ति जो है वो मेन कारण होता है एड्स के फैलने का। जब कई बार एक महिलाएं कई पुरुष के साथ रहती है तो इससे एड्स फैलते हैं। और जब ये बांग्लादेशी महिलाएं भारत में आती है तो भारत के लोगों को भी एड्स हो जाता है और ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणा के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं है। सुरक्षा समस्या एक ऐसी है जिसमें हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीकों के माध्यम से इन सभी चीजों का कम करना है। जैसे कि प्रवासन की समस्या है और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसे कम करने के बाद ही इन तरह के बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा के कुछ मुद्दों से निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम सैन्य टकराव के माध्यम से, अर्थात सेना के साथ लड़ाई करने के माध्यम से ही हम किसी भी चीज का रिजल्ट देख सकते हैं। नहीं, कभी कभी हम सहयोग के माध्यम से भी उन चीजों को निपटा सकते हैं। जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए या फिर आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना की मदद ली जा सकती है। गरीबी, पलायन आदि मुद्दों से निपटने के इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए, जहां पे सेना का मदद ले सकते हैं वहां पे हम आतंकवाद से तो टकरा सकते हैं, लेकिन उससे भुखमरी खत्म हो जाएगा क्या? उससे बीमारी खत्म हो जाएगा क्या? उससे प्रवासन खत्म हो जाएगा क्या? तो नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेना के माध्यम से हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जैसे गरीबी सहयोग के माध्यम से ही खत्म होगा, पलायन सहयोग के माध्यम से ही खत्म होगा, बीमारी सहयोग के माध्यम से ही खत्म होगा। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे समझना जरूरी है। ऐसी रणनीतियों को तैयार करना चाहिए या फिर ऐसी रणनीतियां बनानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होता हो, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें प्राप्त होता हो। इससे क्या होगा कि ये जो वैश्विक जो दिक्कतें हैं ना, जो पूरे विश्व लेवल में है, उसे हम कम कर सकते हैं। जिसमें हम देखिए, विश्व सुरक्षा में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह की चीजें आती है, जिसमें अन्य खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अब सहकारी सुरक्षा में आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लोग तो होते हैं, साथ ही साथ अन्य खिलाड़ियों का शामिल होने का मतलब है, अगर
अगर कोई समस्या हमारे भारत में है और उसके लिए हमारे साथ रूस खड़ा है, तो क्या अमेरिका नहीं खड़ा हो सकता? अमेरिका भी खड़ा हो सकता है, जापान भी खड़ा हो सकता है, चीन भी खड़ा हो सकता है, कनाडा भी खड़ा हो सकता है और सब मिलके फिर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन सहकारी सुरक्षा भी अंतिम उपाय के रूप में बल के उपयोग को शामिल कर सकती है। अंतिम मतलब ये सबसे लास्ट में हम उपयोग करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तानाशाही से निपटने के लिए बल के उपयोग की मंजूरी देनी पड़ सकती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही यूएन था ना, जो अमेरिका को बोला था कि उसे आजाद करो। यही हम तानाशाही की बात कर रहे हैं। इराक क्या कर रहा था? तानाशाही तो दिखा रहा था ना कुवैत के ऊपर। तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्डर दे सकता है कि उसे खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत की सुरक्षा रणनीति। भारतीय सुरक्षा रणनीति 4 व्यापक घटकों पर निर्भर करती है, मतलब 4 फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। पहला तो है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, मतलब अपने सैनिकों को, अपने आर्मी को मजबूत करना। सुरक्षा रणनीति का पहला संघटक है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्षों में शामिल रहा है। भारत शुरुआत से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध करता रहा है, चीन के साथ युद्ध करता रहा है और नेपाल के साथ भी कई बार झड़प होती रही है। तो ऐसे में हमारी सेना अगर मजबूत नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगा। भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड मतलब अगर विश्व में हमारा कद बड़ा होगा तो हमें इज्जत मिलेगी, हमें सहयोग मिलेगा, सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हमें सुरक्षा प्राप्त होगा। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक जो है वो देश के भीतर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अब देखिए, देश के बाहर के साथ सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर से भी सुरक्षा होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि देश के अंदर ही जातीय संघर्ष चलने लगता है, धर्म के नाम पे संघर्ष चलने लगता है, नेताजी सब ऐसे ही फूट डालो राज करो करते हैं। तो इन सभी के साथ भी हमारा देश सुरक्षित हो, इसके लिए भी हमारे ऊपर रणनीति होना चाहिए। चौथा घटक क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट घटक है अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यापार लाओ, ज्यादा से ज्यादा नौकरी लाओ, जिससे पैसा ज्यादा आएगा तो फिर लोग ज्यादा मजबूत होंगे, हमारा आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि व्यापार होगा तभी तो टैक्स डलेगा ना, जब नौकरी होगा तभी तो सरकार के पास टैक्स आएगा ना। इससे क्या होगा कि फिर उसे सरकार के माध्यम से बेहतर कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है हथियार नियंत्रण। क्या होता है? तो यह हथियार के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। आप ज्यादा से ज्यादा हथियारों को जमा नहीं कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण क्या है? मतलब बहुत ज्यादा हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कम से कम हथियारों का उपयोग करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यह प्रक्रिया जिसमें सैन्य योजनाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करके प्रतिद्वंदी देशों के साथ विचार और जानकारियां साझा की जाती है। मतलब कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जब हमें पता चल जाए कि अमेरिका पे कोई हमला होने वाला है, तो हम अमेरिका के साथ इस बात को जारी साझा करेंगे ताकि अमेरिका इसे सतर्क हो जाए। नेक्स्ट है वैश्विक गरीबी। पूरे विश्व में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीबी भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग जो है वो पैसों के बिना मोहताज होते जा रहे हैं। पैसों के दिक्कत के कारण पूरे विश्व में गरीबी बढ़ती जा रही है। और प्रवासन का मतलब है जब एक राज्य से, एक राज्य नहीं कह सकते आप, ज्यादातर इसमें एक देश को ले लीजिए, एक देश से दूसरे देश में जब लोग जाके बसने लगते हैं, इसे हम प्रवासन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7, जिसका नाम था समकालीन विश्व में सुरक्षा, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।